अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम हर ज़ाविये से। मैं हूँ आपकी मेज़बान समीना राना। सबसे पहले आज के मौज़ूआत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद 43 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर हो गए। हम सवाल उठाएंगे प्रोग्राम में कि PTI को असम्बली से बाहर रखने में हुकूमत कौन से मकासद हासिल करना चाहती है। और कहा यह गया कि 22 को ही हमने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, इसलिए 23 को जो दरख्वास्त आई इस्तीफ़ों वापसी की वो गैर मुअस्सर होगी। इसके बाद जो हमारा दूसरा सेगमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 दिन के अंदर चीन को $50 करोड़ की वापसी है सर पर है, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया है कि वो 1 लाख फ्री लैपटॉप देंगे। कैसे मुमकिन हो सकेगा, और ये इतनी एक बड़ी रकम है, इसकी 2 दिन में वापसी है, तो मईशत की बहाली के हवाले से जो बातें हो रही थी, मईशत बहाल किस तरह से होगी, हमारा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल भी इसी से मिलता जुलता है। हम अपने प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे कि शदीद मौशी बहरान है, माली, सियासी और अब तवानाई बहरान भी है, तो क्या हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है? जो तमाम वादे और दावे किए जा रहे थे मईशत बहाली के, तमाम मुश्किलात को ख़त्म करने की, क्या वो हवा हो गए? मेरे तमाम मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब, सीनियर एनालिस्ट, एंकर पर्सन और सीनियर तजियाकार। सना मिर्जा मेरे साथ मौजूद हैं। जावेद मलिक साहब, सीनियर एनालिस्ट, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सीनियर एनालिस्ट, मेरे साथ प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। मीर साहब, पहले कहा जा रहा था हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आए असम्बली में बैठे बात करते हैं। अब PTI जब वापस आना चाह रही है तो उनके इस्तीफे मंजूर हो गए। आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे मकासद हासिल कर सकती है हुकूमत PTI को असम्बली से बाहर रखकर? देखें, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। ये जो कुछ हो रहा है बच्चों का खेल है। हमारे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब साथ हैं हमारे, शायद उन्होंने ही पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले एक बात कही थी, जब पंजाब की हुकूमत का तज़किरा हो रहा था कि टूटने का, असम्बलियाँ टूटने का और सारी ऊँची बातों का, तो उन्होंने कहा था मुझे लगता है कि टेक्नोक्रेट की हुकूमत बन रही है। मुझे ये तो नहीं पता कि टेक्नोक्रेट की हुकूमत बन रही है कि नहीं बन रही, लेकिन मुझे ये पता है कि जमहूरियत का रास्ता खोटा होता जा रहा है। ये जो कुछ हो रहा है पंजाब में, अगर निगरान वजीर आला के खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं, वहां से आप असेंबलियों में जाना चाहते हैं, और वो जवाबी तौर पर, तुरप पत्ते के तौर पर, या पता नहीं क्या तमाशा खेलते हुए आपको बाहर रख रहे हैं और वक्फे वक्फे से आपको सरप्राइज दे रहे हैं अपनी तरफ से, तो ये जमहूरियत तो नहीं है, खेल है, तमाशा है। और मुल्क के जो हालात हैं उसके तनाजुर में अगर आप ये करते हैं तो मेरे ख्याल में इसका मतलब यही हो रहा है, कुछ ना कुछ होने वाला है। यकीनी तौर पर मुआशी बहरान इतना सख्त है, जिसका आप अगले सवालात पर तज़किरा कर रही हैं, कि वो संभाले नहीं संभल रहा। और ये नहीं है कि अगर इलेक्शन हो जाए, ऐलान हो जाए आज इलेक्शन हो जाएंगे तो कल को हालात ठीक हो जाएंगे, नहीं। ये 3 महीने की निगरान हुकूमत भी गुजार लें, यानी कि वफाकी सतह पर, और उसके बाद इलेक्शन भी करा लें, और इलेक्शन के बाद नई हुकूमत भी आ जाए, तो भी ये बहरान फौरी तौर पर हल होने वाला नहीं है। और जिस तरह हम सिक्योरिटी मसाइल में फंस चुके हैं, टेररिज्म हमारे यहाँ हो रही, जेलें टूट रही हैं। पहले वाकया बन्नू में कहा हुआ, कल परसों गुजरात में हो गया, कि क्या हो रहा है, वो गोटकी में डाकुओं से लड़ाइयां हो रही हैं। मुल्क में एक अजीब अफरा तफरी का समान है। ऐसी सूरत हाल में ये इस्तीफे मंजूर होना, इस्तीफे नहीं मंजूर होना, मुझे तो ये तमाशे से ज्यादा लगता नहीं है। और अगर संजीदा नोट पे आप बात करना चाहें तो मैं इस बात से एग्री करता हूं कि लगता है कि जमहूरियत का रास्ता खोटा होता जा रहा है। मैंने ये कहा कि जमहूरियत का खोटा खोटा होता जा रहा है, ये नहीं कहा कि बसात लपेटी जा रही। एहतियात कर रहा हूं मैं, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। वो कहते गवर्नर ऐलान क्यों नहीं करता? अभी क्या चीख रहे हो यार? तुम्हें अंदाजा होना चाहिए था कि इस सूरत में इंतखाबात नहीं, 2 ही ऑप्शन थे, या इंतखाबात नहीं होंगे तो एक क्राइसिस पैदा होगा, और अगर किसी तरीके से इंतखाब हो जाते हैं और उसका ऐलान कर दिया जाता है तो भी उन इंतखाबात को कोई तस्लीम नहीं करे। फिर आपने ये सारा जो एक साथ बचा रखी है, कर रखा है, ये पाकिस्तान के अवाम से और पाकिस्तान की रियासत से मजाक के मुतरादिफ जी है। ठीक, अमीर मैं साहब ये आपका पॉइंट आ गया। ठीक है अमीर साहब। जी सना, आप क्या कहेंगी? मेरा ख्याल है मीर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये जो बिल्ली चूहे का खेल है ना, ये हम बहुत दिनों से देख रहे हैं। और जहां तक एक्सपेक्टेशन की बात थी, तो कम से कम PDM से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वो इस किस्म का प्ले करेंगे, और कल भी हमने इसके ऊपर बात की। लेकिन अब लगता यह
है कि ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है, ये दोनों तरफ से अपने उरूज के ऊपर है। जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि जी हम इस असेंबली को कुछ भी नहीं समझते हैं, हमारा असल मकसद तो राजा रियाज साहब को हटाना है। तो ये मकसद उनको बड़ा देर में समझ आया। मेरा ख्याल है बहुत पहले समझ लेना चाहिए था, जब राजा रियाज साहब को अपोजिशन लीडर बनाया गया था और ये शहबाज शरीफ साहब के मुंतखब होने से कुछ ही वक्त पहले असेंबलियों से उठकर चले गए थे और इस्तीफे जो है इन्होंने दे दिए थे। मुझे नहीं लगता कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब कोई रास्ता बचा है कि वो वापस पार्लियामेंट में दाखिल हो सके, लेकिन ये जरूर है कि पीडीएम के बारे में जो ये कहा जाता था कि वो अभी भी बड़ी रवादारी की सियासत कर रहे हैं और बड़े प्रोफेशनल सियासतदान हैं, मेरा ख्याल है कि उनके बारे में भी इस राय को अब तब्दील होने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब तक 70 या 80 के करीब सीटों की बात थी तो ये कहा जा रहा था कि तकरीबन 1.25 अरब से 1.5 अरब के करीब इलेक्शन कमीशन का खर्चा आना है इन इंतखाबात पे, जो कि मार्च के मिड में एक्सपेक्टेड है, जिन निशिस्तों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। अब ये जो गुज़िश्ता रोज हमने तमाशा देखा कि 43 लोग पहले यहाँ से वहां, फिर वहां से यहाँ और फिर यहाँ से वहां धक्के खाते रहे और पूरी दुनिया ने उनके साथ तमस्कुर भी उनका उड़ाया और हम भी साथ में देखते रहे कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो मेरा ख्याल है कि उनके इस्तीफों के बाद भी अब ये सवाल उठेगा कि आया अगर वो 43 भी इसमें मिल जाते हैं और ये 1 से 2 अरब के करीब एस्टिमेट चला जाता है, तो इस एक्सरसाइज का फायदा क्या होगा? पहले ये मेंबरान वापस असेंबली में आएंगे और उसके बाद दोबारा कुछ माह के बाद हम अगले नए इलेक्शन में चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये भी समझने की जरूरत है कि इस मजाक को कौम के साथ करना चाहिए। कौम का जो कीमती पैसा है, जो वैसे ही इस वक्त फाकों पर मजबूर है, क्या उस पैसे को इन बेसूद इलेक्शंस के ऊपर इस्तेमाल होना चाहिए? फिर ये भी देखना चाहिए कि अगर खान साहब जो पहले ये कह रहे थे कि जी मैं 70 हलकों से या 69 हलकों से गालिबन खुद इलेक्शन में खड़ा हूंगा, अब अगर ये 43 भी आ जाते हैं तो क्या तमाम के तमाम 122 नशिस्तों के ऊपर वो खुद ही खड़े होंगे? क्या इससे बड़ा मजाक कोई और इससे बड़ा तमाशा कोई वो और पार्लियामेंट के सामने और लोगों के सामने करना चाहेंगे? तो मेरा ख्याल है कि खुदारा जो हमारे सियासतदान है उनको होश के नाखून लेने चाहिए, अपने अपने मफादात और अपनी सियासी जमातों के मफादात की सियासत से बालातर होकर उनको कौम का सोचना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि इस वक्त कौम की एक एक पाई कितनी कीमती है। इस वक्त जो हमारा हाल है, जिस तरीके से आपने अपने अगले सेगमेंट में बात कर मौजूद नहीं है, तो क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हम इस किस्म की कोई चीज करें, इस किस्म के किसी एम्बिशन में या एक्सरसाइज में जाएं? तो मुझे नहीं लगता कि पीडीएम भी इस वक्त इससे कतई नजर कि वो अपनी सियासत को चमका रही है, चाहे वो पंजाब हो या चाहे वफाक हो। मुझे लगता है कि शायद कम से कम कहीं कोई सेन एडवाइस इन दोनों जानिब में दी जानी चाहिए कि खुदारा पॉलिटिक्स करे। चंद माह की बात है, ना हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे और न ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वफाकी हुकूमत को दीवार से लगाना चाहिए। दोनों जानिब से इस वक्त थोड़ी सी बुर्दबारी की तवक्को होनी चाहिए, जो कि हमें बज़ाहिर नजर नहीं आ रही है। ठीक सना। जावेद मलिक साहब, आप क्या कहेंगे? जी, जावेद मलिक साहब, हम बात कर रहे हैं कि पहले कहा गया हुकूमत की जानिब से पीटीआई को कि आप असेंबली में वापस आना चाहते हैं तो अब वापस आए, बात करें। फिर दरख्वास्त जमा करवाएगी इस्तीफे वापसी की पीटीआई की जानिब से। लेकिन आज फिर हमने देखा कि 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो गए और ये कहा गया कि हमने तो 22 को ही कर लिए थे। अब क्या मकासद आप समझते हैं हुकूमत को हासिल हो सकते हैं पीटीआई को असेंबली से बाहर रखकर? देखिए, जैसे कि पहले भी बात हुई है कि हमारे यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पावर पॉलिटिक्स हो रही है। चाहे हम हुकूमत को देखें या हम पीटीआई की कंप्लीट जो उनकी स्ट्रेटजी रही है पीटीआई की, वो तो डिस्टेबलाइजेशन की है। अगर आप कहें कि भाई वो जब से वो उन्होंने खुद ही इन असेंबलियों से इस्तीफे दिए थे, किसी ने तो नहीं कहा था उनको। यानी अगर आप जमहूरी रवैयों की बात करते हैं तो क्या जमहूरियत का ये तकाजा नहीं है कि अगर नो कॉन्फिडेंस वो नाकाम हो गए थे तो उसी पार्लियामान में रहते और वहां पे अपोजिशन लीडर बन के रहते और हुकूमत को हो सकता है कि वो जब आज अनपॉपुलैरिटी के करीब आती तो वो उसको दोबारा से हेलो जी जावेद मलिक साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। राइट, सॉरी, मुझे क्योंकि टॉक बैक से दोबारा आ रही, मैं दोबारा स्टार्ट कर लूं या क्या करूं? जी जावेद साहब, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये हैं वो शुरू से गैर जमहूरी नजर आए हैं मुझे। देखिए, पार्लियामान के अंदर जब उनको शिकस्त हुई तो क्या उनको किसने रोका था कि वो पार्लियामान में मौजूद रहते? वहां रह के भी तो वो अपना किरदार अदा कर सकते थे ना। यानी उनको इस्तीफे देने के बारे में कोई हुकूमत ने तो नहीं कहा था, ना ही किसी और ने उनको कहा था कि आप असेंबली को बिल्कुल खैराबाद कह के चले जाएं।
अगर वो वहाँ रहते तो उनको हुकूमत को टफ टाइम भी दे सकते थे, वहाँ पे रह के हुकूमत पे प्रेशर भी एग्जर्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये मुनासिब समझा कि नहीं, वो स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ जाएंगे। तो मेरा सवाल ये होगा कि अगर आप जमहूरियत में यकीन रखते हैं तो आप पार्लियामान के अंदर रहने के बजाय पार्लियामान से बाहर जाने का रास्ता आपने खुद ही अपने लिए मुंतखब किया था। किसी ने आपको नहीं कहा था कि आप इस्तीफे दे दें, आपने खुद इस्तीफे दिए। फिर आपने कई महीनों तवील एक तहरीक चलाई, यानी जलसे किए, यानी हर तरह की कोशिश उन्होंने की, लॉन्ग मार्च किए। जब हर तरफ से नाकाम हो गए तो आप कहते हैं वापस हमको पार्लियामान में आना है। भाई, अगर आपको वापस पार्लियामान में आना ही था तो आप गए क्यों थे? ये एक सवाल है जो कि एक कोई भी जो लॉजिकल इंसान है वो इनसे कर सकता है। जवाब इसका सिर्फ एक ही है, वो ये है कि ये पावर पॉलिटिक्स है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल यानी अपनी सियासी मफाद को देख रहे थे। यानी मुल्की मफाद में अगर होता तो क्या आप ये नहीं है दुनिया में क्या ऑपोजिशन जो होती है या हिस्से इख्तलाफ, क्या वो एक जमहूरी मुल्क के अंदर एक अहम किरदार अदा नहीं करती? कर सकती है। खान साहब तो कहते हैं मैं मसाल कायम करूंगा हर चीज की, मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा, मैं इंसाफ का तकाजा पूरा करूंगा। काश वो ये भी करते कि वो एक मिसाली अपोजिशन लीडर बन जाते पार्लियामान के अंदर, और वहां पे फिर वो अगर कुछ अरसे के बाद वो देखते आज जिस मुश्किलात से हुकूमत दो चार है, जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो यहाँ पे वो अपनी पार्लियामान में रहते हुए हो सकता है हुकूमत को डिसलॉज करके खुद वापस वजीर आजम बन जाते। लेकिन अब उनको ये इसे कहते हैं आफ्टर थॉट आ रही है कि काश वो पार्लियामान में होता, लेकिन वो कहते हैं कि अब चिड़िया चुग गई खेत। अब जो है उन्होंने वो वक्त तो उस वक्त तो उन्होंने यानी जमहूरी रवैये इख्तियार नहीं किए, और अब अगर वो वापस आना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये हक है कि वो अपने पॉलिटिकल जो भी उनके आईनी और कानूनी और जो भी पार्लियामानी रवायत के अंदर रहते हुए अगर वो इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं तो ये उनका हक है। लेकिन सवाल यही है कि ये हुकूमत भी जो है ये भी अपने आप को सेव करने के लिए एक पावर पॉलिटिक्स कर रही है, और आवाम के मसाइल वहीं के वहीं, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, क्योंकि वो इसी पावर टसल में लगे हुए हैं। एक चाहता है कि मेरी हुकूमत बरकरार रहे, और दूसरा ये चाह रहा है कि उनको गिरा के मैं बरसर इक़्तिदार आ जाऊं। कुर्सी की जंग जो है इसके अंदर पाकिस्तान और उसके अवाम जो है वो मैं समझता हूँ पिसते चले जा रहे हैं। ठीक जावेद साहब। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सीधी सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मसाइल दीगर हैं, ना कि जो हम जिनकी तरफ बातचीत रोज़ाना कर रहे हैं। असल हकीकत यह है कि पार्लियामान वो वाहिद जगह है जहाँ बैठ के मामलात को डिस्कस करना चाहिए और होना चाहिए था, लेकिन सियासी अखाड़ा बना के रख दिया है, और सियासत के एक अच्छे जो तर्ज अमल था उसको काबिल नफरत अमल जो है वो बना दिया है, और उससे नतीजा ये निकल रहा है कि लोगों का इस निज़ाम के ऊपर एतबार कम से कम होता जा रहा है। आप अगर गौर फरमाइए तो आपको पता चलेगा कि कराची के अंदर जो एक बहुत बड़ी जवान नस्ल ने इस इंतखाबात के अंदर अपने जो अदम दिलचस्पी थी उसका इजहार किया, और उसके नतीजे के अंदर इसका मतलब है कि ये ट्रेंड जो है ये आगे जाके भी चल सकता है, और उससे नतीजा निकलेगा कि इस सिस्टम के ऊपर जो मजीद इसका एतबार जो है वो कम होता चला जाएगा। अब अगर मामलात अदालत में या टीवी के ऊपर या अखबार में या दीगर फोरम्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर अगर ये हल होना शुरू हुए, तो फिर एक जो जमहूरियत का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे ख्याल में उसको खैर बात कहना पड़ेगा। नतीजा यही होता है कि जब जमहूरियतें खुद अपने आप को कमजोर करती हैं तो फिर वो दूसरी कुव्वतों को मदऊ करती हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि पहले असेंबलियों के अंदर जो आपने रविश रखी, और बेहतर यही था कि आप असेंबली में बैठते और फिर जो कारकर्दगी मौजूदा हुकूमत की जो कि मायूस कुन है वो अगर ना सामने रखते हुए लोग जो है एक इन हाउस तब्दीली बड़ी आसानी से ले आते, और ख़ास तौर पे जबकि आपको पंजाब में और केपी में एक अक्सरियत हासिल थी और वहाँ आपकी हुकूमतें मौजूद थी, ज़ाहिर है, और फिर ये नेशनल असेंबली में जो एक बहुत बड़ी तादाद तकरीबन 125 के करीब अरकान जो थे वो एक बहुत मुसीबत जो है डाल सकते थे हुकूमत वक्त के लिए, उनको एक टफ टाइम दिया जा सकता था। लेकिन अब मसला यह है कि जब आप अदालत में जाएंगे भी और अगर अदालत आपसे सवाल पूछेगी और वो ये पूछना चाहिए कि जनाब पहले तो आप इस्तीफे मंजूर करने की बात के ऊपर बात करते थे, जहां वो ये भी सवाल पूछेगी मेरे ख्याल में राजा परवेज अशरफ साहब से कि आपने आईनी और कवानीन की जो पासदारी थी वो उस अंदाज में नहीं की।
आपको जी। जब इस्तीफे आए थे तो आपको मंजूर करने चाहिए थे, आपने इतने माह लगा दिए, आपने जो है पहले खुद कहा कि आप लोगों को पर्सनली जो है वो टाइम देंगे, उनको सुनेंगे हम्म। और फिर बाद में आप अपनी ही बात से जो है वो मुनहरिफ हो गए। तो मेरे ख्याल है कि राजा परवेज़ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनके सही। साथ अच्छे मरासिम रखता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको ये मेरा पैगाम है कि ये चीज़ जो है ये मावराए आइन और मावराए कानून जो है ये गैर मुनासिब थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ठीक। साथ ही साथ पीटीआई के हवाले से भी कि ये तर्ज़े हुकूमत और ये जो तर्ज़े सियासत है, ये आपको बंद गली में ले जा चुका है। ठीक। और जब आपने पंजाब असेंबली और केपी असेंबली तहलील कर दी, तो फिर तो आपने हम्म। अपने हाथ काट के पहले ही हुकूमत वक़्त के हाथ में रख दिए। और अब जो है आपके साथ गिला करने का कोई जवाब बनता नहीं है। फिर ये ठीक। है कि इस्तीफे देने की रविश। इमरान खान साहब ने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ठीक इस्तीफा अब्दुल्ला दिया, हमीद उसके गुल बाद साहब दोबारा आपका। आने वाली असेंबली में इस्तीफा दिया, फिर उन्होंने अब फिर तीसरी दफ़ा एक रिकॉर्ड कायम ठीक है। कर दिया इस्तीफे देके। इससे जो राइट। उनका वोटर है, उसको ये शक पड़ चला है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक गैर संजीदा तर्ज़े जो सियासत के मालिक हैं लोग, उनके साथ डील कर रहा उनको हूँ सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपका पॉइंट आ गया। एक ब्रेक की तरफ जाना है मुझे नासिर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम अपने दूसरे सेगमेंट में अपने मेहमानों की राय शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। सना, दूसरा सवाल मेरा पहले आपसे है। 2 दिन बाकी हैं, चीन को 50 करोड़ डॉलर की वापसी करना है, मईशत कैसे बहाल होगी? देखिए समीना, मेरा ख्याल है कि हमने कल भी इस बारे में बात की थी कि तकरीबन 20 से 22 अरब डॉलर के करीब सिर्फ कर्जों की अदायगियां हैं जो कि हमें साल 2023 में करनी है, जिसमें से 6 अरब डॉलर के करीब ऑलरेडी पाकिस्तान रोल ओवर करवा चुका है और 8 अरब डॉलर के करीब जो अमाउंट है वो हमें इस साल के आखिर में अदा करना है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को खुद भी ये सोचने की जरूरत है कि आया जब 4 अरब डॉलर के करीब आपके रिजर्व रह चुके हैं और उसमें से अगर आप 50 करोड़ डॉलर दे देते हैं तो फिर आपके पास बचेगा क्या? आप खुद तबाही के दहाने पर खड़े हुए हैं। और जिस तरीके से वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ऐलानात कर रहे हैं, किसी को लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं, कई नौजवानों की स्कीम्स की बात कर रहे हैं, कई नए मंसूबों के हवाले से बातचीत की जा रही है, फिर उन्होंने 77 रुकनी काबीना की एक फौज जफर मौज अपने साथ अपनी पीछे दुम के साथ बांधी हुई है, माजरत के साथ। तो ऐसे में आप प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ कि जिस मुल्क में, ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, आज ही की खबर है कि जहां पर एनएचए सिंध के अंदर सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए 7 अरब रुपए मटियारी और नौशहरो फिरोज के डीसीओज को देता है और वो डीसीओज वो रकम लेके एक 4 अरब रुपए और दूसरा 3 अरब रुपए लेकर मुल्क से फरार हो जाते हैं। एक आजरबाईजान जाकर बैठ जाता है और दूसरा यूरोप के किसी मुल्क में छुट्टियां मनाने चला जाता है। तो मैं कहती हूँ ऐसे सिस्टम के ऊपर लानत है जहां पे डीसीओ सरकारी मुलाजमीन आपके पैसे लेकर फरार हो जाए। ऐसी पीपल्स पार्टी को भी मेरा ख्याल है तख्तादार के ऊपर दोबारा लटका देना चाहिए और ऐसी गवर्नमेंट के मुलाजमीन को भी जो कि आपकी हक हलाल की कमाई जो है उसको लेकर फरार हो जाते हैं। ऐसे मुल्क में आप कहां से मंसूबों को कंप्लीशन पर लेके जाएंगे? वो एनएचए अब जाकर अदलिया का दरवाजा खटखटा रहा है, वो नैब के पास जा रहा है कि खुदारा हमारे 7 अरब रुपए तो वापस करवा दे। वो 7 अरब रुपए उन्होंने वहां पर जमीन की खरीदारी के लिए दिए थे जहां पर सक्खर हैदराबाद मोटरवे बननी थी। मुझे ये बताएं कि ऐसे वाकयात अगर हो रहे हैं रोजमर्रा के, तो फिर आप किसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? तो शहबाज शरीफ साहब को भी थोड़ा सा होश के नाखून लेना चाहिए कि जहां पर उनको अदायगियां करनी है, जहां पर उनको रुकावटें दरपेश है, वहीं वो इस किस्म की बेवकूफियों से भी परहेज करें। अपनी काबीना से लेकर दीगर मंसूबों तक और मंसूबों से लेकर इसराफ तक, मेरा ख्याल है ये वो एक बात है जो कि मैं हर शो में हर रोज कहती हूँ और बहुत से और लोग भी कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। आईएमएफ आपसे डिमांड क्या कर रहा है? आईएमएफ आपसे डिमांड ये कर रहा है कि आप टैक्सेस बढ़ाएं, बिजली के ऊपर सब्सिडीज खत्म करें, गैस के ऊपर आप टैक्सेस जो है वो बढ़ाएं, 75% गैस आप जो है वो उसके रेट इंक्रीज करें। आप मुझे बताएं आवाम कहां पर जाएंगे? आप अपनी सहूलियात को खत्म नहीं कर रहे हैं। आप आज तक गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने इस्तेमाल के लिए मंगवा रहे हैं, काबीना को आप जो है वो सरप्लसेस दे रहे हैं, आप अपने अपने हलकों के लिए मुख्तलिफ मंसूबों के ऊपर बात कर रहे हैं, आप अगले इलेक्शन के लिए असेंबलीज डिसॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद कौमी असेंबली में भी आप उनके इस्तीफे दूसरी अपोजिशन जमात जो पीटीआई
FDI है मंजूर कर रहे हैं और आप 1.25 अरब से 1.5 अरब रुपए का खर्चा कर रहे हैं, जेब में आपके खाने को पैसे नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि एक्चुअली हम खुद कहाँ पर खड़े हैं। अगर वो ये कहते हैं कि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो मैं कहती हूँ कि उनको बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर भी बनना चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि कुछ मुश्किल फैसले करने हैं। IMF के आगे लेटने से कुछ नहीं होगा। IMF के आगे जाने से पहले आप ये सोचें कि पहले आपने अपना किबला और अपने घर को कैसे दुरुस्त करना है। मेरा ख्याल है अगर आप पहले वो कर लें तो उसके बाद फिर आपके लिए दूसरे मुश्किल फैसलों पे भी आसानी होगी। अगर आज चीन ये एक्सेप्ट ठीक। नहीं कर रहा कि वो उस कर्जे को रोल ओवर ना करे, तो वो इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान में क्या होता है। यहाँ पर DCO रकूम लेकर फरार हो जाते जी। हैं और उसके बाद अवाम एक दूसरे का मुंह तकते रह जाते हैं। ठीक सना। जावेद मलिक साहब, कैसे मईशत बहाल होगी? जी, मईशत बहाल होना तो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब 2-3 मिनट में तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आपको कि जो सूरत हाल इस वक्त हमें दरपेश है, ये किसी एक हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जो वज़ीर आज़म है, यकीनन उन्होंने जब नो कॉन्फिडेंस मोशन करने के बाद अपने लिए एक कुर्सी का इंतखाब किया कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, तो मैं ये समझता हूँ फिर इसके साथ साथ उन्होंने ये जिम्मेदारी भी अपने सर ले ली कि मैं ही इस मसले को या मेरी टीम या PDM के लोग मिलकर उनको इस भंवर से निकालेंगे। लेकिन टू बी फेयर टू देम, हम ये नहीं कह सकते कि ये इनका किया धरा है जिसको ये रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। यकीनन सना जो कह रही है वो सही है कि खर्चों की कमी तो हमेशा होनी चाहिए, लेकिन वो जो अखराजात हैं वो मैं समझता हूँ एक स्मॉल पोर्शन है। यहाँ पे जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का फेलियर है उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हमने कभी भी एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बरकरार नहीं किया। मैं आपकी खिदमत में पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि हमारी कोई मेंटल कंडीशनिंग इस तरह से की गई है बड़े अरसे से। मैं समझता हूँ पिछले 25-30 साल से जितने भी हुक्मरान आए हैं वो जब भी कभी बैरून मुल्क दौरे पे गए हैं, उनको यही बताया गया है कि जब वो वहां से कर्ज लेकर वापस आते हैं या किसी किस्म की कोई रियायत लेकर आते हैं या डोनेशन लेकर आते हैं तो उसको अपनी फतेह कर डालते हैं। असल में अगर आप हकीकत पसंदाना अंदाज में देखें उसको, तो आप जितने भी कर्जे या डोनेशंस लेते जाएंगे आप अपने मुल्क को मजीद भंवर में धकेलते चले जाएंगे। IMF अगर आज आपसे डिमांड कर रहा है कि आप अपने टैक्स को बढ़ाइए, अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए, या आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो आपको ये कह रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप किसी फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, तो इसकी मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि हमने दुनिया के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो लूज कर दी है। इसमें कहीं तो यकीनन इसकी वजह ये भी है कि हमको फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमने मेंटेन नहीं किया, रैशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज हमने बरकरार नहीं रखी। लेकिन एक और चीज, शायद कुछ लोग इससे नाराज हो जाएं, लेकिन हम बहैसियत यानी जमहूरियत, गैर जमहूरियत पसंदाना जो हमारे रवैये हैं, मैं उनको भी इसकी मूरत इल्जाम ठहराता हूँ। जब एक हुक्मरान को हटाया जाता है, उसकी जगह जो दूसरा आता है वो हमेशा ये कहता है कि ये माजी वाला चोर था, उसने जो है मुल्क को लूट लिया है। फिर एक हटता है वो दूसरे को चोर कहता है, दूसरा हटता है वो तीसरे को चोर कहता है। तो मैं आपको ये बताऊं, मैं बैरून मुल्क भी रहा हूँ, मुझे कुछ मौका मिला मुल्क की खिदमत करने का सफारत के अंदर भी, तो मैं आपको एक बात बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि जो बैरून मुल्क जो लोग हैं, जो हमारे दोस्त हैं जिन पे आज हमें इंतजार किए हुए हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कुछ अरसे पहले जो आपके वजीर आजम थे वो तो यानी आप कह रहे थे बहुत अच्छे हैं, अब जो नए वजीर आजम है वो आके कह रहे हैं कि वो चोर थे, फिर जब वो उतारे जाते हैं तो दूसरे को आप चोर कहते हैं। कलेक्टिवली अपने अपने आप को इतना बदनाम कर दिया है खुद, यानी अपने पाँव पे कुल्हाड़ियां मार मार के, कि मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी शख्स जो वजीर आजम होता है उसको चाहिए कि वो अपने उस ओहदे का जो तकद्दुस है उसको बहाल रखे। इवन अगर उससे कोई गलतियां हुई हैं तो ये नहीं उसका मतलब कि आप दुनिया में जाके ये ढिंढोरा पीटें ये सब चोर बैठे हुए थे यहाँ पे। बिकॉज अब वो तमाम लोग जिनको आप अपना दोस्त कहते हैं वो इतने कंफ्यूज हो चुके हैं कि किस पे ट्रस्ट करें और किस पे ना करें। तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि हमें हमारे जो सियासतदान हैं हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, उनको जरा एहतियात से अपने जुमलों का जो है वो इंतखाब करना चाहिए। साहब, आपका पॉइंट आ गया। हम खुद अपना मुल्क का नुकसान करते हैं। जी राइट। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, बात मैं जो करूंगा वो बहुत ही मुख्तलिफ होगी। पहली बात यह है कि ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक है ये एक ब्लैकमेलर्स का टोला है, ये एक रियलिटी है। लेकिन इससे कहीं मतलब ये नहीं निकलता कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा पॉलिसीज हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि हमारी बैड गवर्नेंस और हमारी बैड पॉलिसी मेकिंग और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है
वो ना होने के बराबर है। और इसी तरीके से रूल ऑफ लॉ जो है वो उसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगराइजेशन हैं, जिसकी वजह से जो है आम आदमी जो है और पूरी दुनिया के अंदर हमारा एक तमाशा बन गया है। ये हम्म। जो जितने भी कर्जे हैं जो हमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जानिब से दिए गए, तो क्या ये कर्जे जो हैं वो दुरुस्त हैं? इससे पहले यहाँ हमारे मौजूद पैनल सारा जानता है कि इनको ओडीएस लोन कहा गया, गलीज कर्जे कहे गए, और दुनिया में 16 ममालिक हम्म। जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो ब्राज़ील और अर्जेंटीना थे, वो मौजूद थे, और उन्होंने इनको गलीज कर्जे कह के 1930 की दहाई के अंदर इसको जो है उसको देने से इनकार कर दिया। आपके पास और कोई तरीका नहीं है, वरना आप जैसे बिजली की कीमत के ऊपर आप गैस की कीमत बिल्कुल ज़रूर बढ़ा लें, लेकिन फिर उसके बाद आपकी प्रोडक्शन लाइन जो है वो सिफ़र हो जाएगी। अगर प्रोडक्शन लाइन सिफ़र होगी तो आप इंटरनेशनल मार्केट के साथ कम्पेटिटिवनेस जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी, और आप जो मुल्क के अंदर जो थोड़ी बहुत आपकी प्रोडक्शन चल रही है, जो आपकी लोकल मार्केट को जो है वो कैटर फॉर कर रही है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि बाहर से आने वाली अशिया जो है वो आपको मज़ीद सस्ती पड़ेंगी। इसलिए आपको ये गलीज़ कर्ज़े जो है उसको नहीं दिए जा सकते, क्योंकि ये उनकी तरफ से धोखाधड़ी थी। एक बैंक में जब आप जाते हैं और आप कहते हैं कि जी मुझे एक घर चाहिए, तो बैंक आपसे जो है आपसे माँगता है कुछ न कुछ, आपसे कागज़ माँगता है, कोई आपकी ज़मीन के प्लेज करने के लिए। जब पाकिस्तान के पास इतनी सख़्त नहीं थी ये कर्ज़े अदा करने के लिए, पाकिस्तान के अवाम में इतनी ताकत नहीं थी, ना ये कर्ज़े उनके ऊपर खर्च हुए, ना उनके किसी मकसद के लिए काम आए, तो फिर यही एक तरीकाकार रह गया है कि आप कहें कि जाओ हम ये कर्ज नहीं देते, या हमें एक मॉरेटोरियम दे दो कि इस दौरान के अंदर जो है हम अपने आप को जो है वो स्ट्रेंथन कर लें, और फिर आपके कर्जे जो है वो दे दें, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हम अदा कर चुके हैं और कई दफा कर चुके हैं। लेकिन अब ये जो ऊपर से ऊपर चीज चलती रहती है, और हम ये रीशेड्यूलिंग और बड़े अच्छे अच्छे ये फ्लावरी वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज कर लेते हैं, दुनिया के अंदर ऐसे काम नहीं चलता। आप एक बड़ी जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत है, आपका एक हुजम है, आपकी एक बहुत बड़ी आवाम है, एक बहुत बड़ा खित्ता जमीन है, और एक बहुत ही खूबसूरत महलो वकू है। ऐसे आपको कोई डिफॉल्ट नहीं करने देगा। लेकिन जब आप पूरी अपनी ताकत के साथ और अपनी पूरी हमियत और अपने एक कौमी जो इत्तेहाद के साथ जब आप खड़े होंगे, मलिक साहब ने दुरुस्त कहा, लोग हंसते हैं जब गैर मुमालिक में जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि जनाब आपके अंदर जो है वो बजाय इसके कि सियासी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करें, मौजूदा जी। हुकूमत इमरान खान साहब की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करे, इमरान खान साहब मौजूदा हुकूमत को पॉलिसी को क्रिटिसाइज करे, ना कि शख्सियात को क्रिटिसाइज किया जाए। लेकिन तमस्खर इतना बनाया गया है कि सही। पाकिस्तान हैज बिकम ए लाफिंग स्टॉक फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अनफॉर्चुनेटली। ठीक अब्दुल्ला साहब। मीर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस सिचुएशन को? बात हमारे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने कही है, काश मेरे बाजू में इतनी सख्त होती कि मैं उस बात के साथ चलता। असूली तौर पर वो बात दुरुस्त है। कुछ अर्सा पहले हम उसे वाशिंगटन एक्सिस कहा करते थे, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और अमेरिकन ट्रेजरी तीनों को मिलाकर, और कहते थे कि दुनिया के फैसले वहीं होते हैं। अब हमारा आईएमएफ मसला नहीं है, वही वाशिंगटन एक्सिस ही मसला है। हमें वेस्ट का जो निज़ाम ज़र है उसमें जकड़ा जाता रहा है और जाता रहेगा। अब हम इतने जकड़े जा चुके थे, एक ऑप्शन था हमारे पास, सी पैक की शक्ल में आया था, और ये जो रूस के साथ हमारी अभी तक कुछ बातचीत चल रही है, ये हमारी इंडिपेंडेंट रूस के साथ नहीं है, क्योंकि उसके मामले में माजी में जब भी कोशिशें हुई हैं, इंडिया उसमें हायल हो गया है। स्वाय भुट्टो साहब की कोशिशों के, जबकि स्टील मिल हमारे यहाँ लगी है, थोड़ा बहुत काम हुआ, बाकी जब भी कोशिशें हुई है, हत्ता के रूसी सदर ने पाकिस्तान का दौरा मुलतवी नहीं बल्कि ख़त्म कर दिया, ये वजह उसकी बयान की गई। उन्होंने नहीं शायद की, लेकिन ये बयान की गई कि इंडिया इससे नाराज़ हो रहा है। ऐसी सूरत में हमारे उनसे ताल्लुकात भी चीन के साथ हैं। वो एक ऑप्शन हमारे लिए खुला था, वो हमने तकरीबन बंद कर दिया, और अब हम कह रहे हैं वो 50 करोड़ मांग रहे हैं। देखें, शायद वो 2 दिन में 50 करोड़ हम रीशेड्यूल भी करवा लें, हालांकि वो बैंकों का लोन है, या कुछ कर भी लें या वापस दे के वो किसी और तरह हमें कंपनसेट भी कर दें, लेकिन ये मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर आपने दुनिया के निज़ाम ज़र के अंदर रहना है,
تو اس کے انداز اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھنا پڑے گا. ہم جس کہتے ہیں کہ ہم نے سعودی عرب سے پیسہ لینا ہے, ہم نے یو اے ای سے پیسہ لینا ہے, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پیسہ آپ کو تب بھی دیں گے جب آئی ایم ایف آپ کو پیسہ دے گا. اور جب آئی ایم ایف کے آپ جو شرائط رکھتا ہے وہ دیکھیے اسحاق ڈار ذہناً آئی ایم ایف کے ساتھ چلنے کے قائل نہیں ہے. پچھلی بار انہوں نے پروگرام مکمل کیا, اب اس بار انہوں نے حکمت عملی کی غلطی کی, آتے ہی آئی ایم ایف کو چھیڑ دی ہے. اور اس کے نتیجے کے طور پر نہ آپ دنیا کے مغربی ممالک کے نظام زر کے ساتھ چلنے کی پوزیشن میں ہیں, نہ آپ چین کے ساتھ تو ستیہ ناش کر دیا اس عمران خان نے. میں کوئی زیادہ تلخ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن جس طرح ان کے زمانے میں آ کر سی پیک کو مروڑا گیا اس کی انتہا نہیں. کرپشن ہوئی ہے, یعنی ایک منصوبہ تھا 34 ارب کا شاید منصوبہ تھا, کا 36 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. یہ کہا گیا کہ اس کو 1 سال کے لیے موخر کر دو, آنے کے 24 گھنٹے کے اندر یہ بیان دے دیا ایک وزیر نے. پھر پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوئیں اور کیا کیا کچھ کیا گیا اور کس طرح سٹینڈ سٹل کیا گیا, اور آنے کے بعد جس طرح پھر یہ خیر ایک لمبی داستان ہے. آپ کے پاس ایک آپشن تھا, وہ آپ ابھی تک لوز کر چکے ہیں اور آپ کو اب رستہ دکھائی نہیں دیتا. اس راستے سے کیسے نکلنا ہے, یہ 50 کروڑ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, شاید مؤخر ہو جائے, شاید آپ دے دیں, پھر دوسری صورت میں آپ کو کمپنسیٹ کر دیا جائے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ جس نظام ضرب جکڑے ہوئے ہیں اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. ٹھیک میر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین پروگرام ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ بہت سارے بحران ہیں, حکومت کے دعوے کہاں گئے, عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی. بریک کے بعد بات ہوگی, ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ناظرین شدید معاشی, مالی اور سیاسی توانائی بحران ہے, ایسے میں حکومت کیا ناکام ہو گئی ہے عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں؟ جاوید ملک صاحب. دیکھیے آئی تھنک میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں کہ یقیناً جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ حکومت کی ناکامی ہی دیکھا جائے گا اس کو, کیونکہ جب آپ ایک ذمہ داری لیتے ہیں, یعنی نو کانفیڈنس موشن کے بعد آپ نے جب یہ آپ اقتدار سنبھالا تو آپ کو آئیڈیا تو تھا, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہم سنا کرتے تھے, وہ لندن سے بیٹھ کے جب بات کرتے تھے کہ یہ بحران ہے, یہ بحران ہے, جو ہے وہ ایک فائنینشیل بحران کی طرف جا رہا ہے. تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کو پتہ نہیں تھا. خان صاحب تو یہ کہہ سکتے تھے نا کہ مجھے پتہ نہیں تھا, میں جب پارلیمنٹ میں آیا تو مجھے سمجھ میں آئی کہ یہاں تو بہت پیچیدہ معاملات ہیں. لیکن یوں لیگ یا پیپلز پارٹی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو تو گورننس کا تجربہ ہے, وفاق میں بھی ہے, صوبوں میں بھی ہے, ان کو پتہ ہی تھا. اس لیے تقریباً 4 سال پہلے وہی برسر اقتدار تھے, تو ان کو فائنینشیل اسٹاک لینا تو ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی. انہوں نے ایک ذمہ داری اٹھائی اور میں سمجھتا ہوں کافی حد تک انہوں نے ایک پولیٹیکل پرائس بھی پے کی اس کے لیے, کیونکہ اب جتنی بھی توپوں کا رخ ہے عوام کے غصے کا وہ پی ڈی ایم حکومت کی طرف ہے. خان صاحب جو ہیں وہ کچھ مبصرین کے مطابق بڑی ہی آسانی سے سائٹ پہ ہو گئے ہیں ایک بحران پیدا کر کے, اور یہ حکومت جو ہے اس نے اپنے آپ کو کہا ہے آ بیل مجھے مار. ایسی سچویشن ہم دیکھتے ہیں. یہ تو پولیٹیکل اس کا ڈائمنشن ہے. لیکن اب اس بحران سے نکلنا کیسے ہے؟ اگر آپ پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے پوچھتے ہیں, اور ہماری اکثر سے بات ہوتی ہے, وہ ہمیں یہ کہتے ہیں بالکل ہی جو ان کا ایک ورژن ہوتا ہے کہ بھئی ملک کو ہم نے بچانا تھا, ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل اس کے اوپر ویسٹ کیا, ہمیں پتا تھا کہ ہم جو ہے وہ ہماری مقبولیت میں کمی آئے گی, لیکن یہ ملک ہمارے لیے بہت اہم ہے. یقیناً ہم سب کے لیے یہ ملک اہم ہے, لیکن اب عوام جو ہے وہ ریلیف کی توقع کر رہی ہے. آپ کے سوال میں گزشتہ کئی پروگرامز میں سیم ہی ہوتے ہیں کہ کس طرح عوام کو ریلیف دیا جائے. عوام کو یہ بیٹھ کے ہم ٹاپ پیج کیسے سمجھا رہے کہ بھئی انفلیشن اتنی ہے, افراط زر اتنا ہو گیا ہے, اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ شرح سود کا اضافہ کر دیا ہے, دنیا میں عالمی فائنینشیل کرائسس چل رہا ہے, تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. عام پاکستانی جو کہ اسٹریٹ پہ رہتا ہے, جس کا جمع خرچ جو ہے وہ اس کی دال روٹی کا حساب ہے, اس کو ہم یہ فائنینشیل وزٹ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ بھئی یہ سارے دنیا کے معاملات ہیں. وہ تو ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اس کی مہنگائی میں کمی ہو, اس کے بچوں کے پیٹ میں وہ روٹی ڈال سکے. جاوید صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ حمید گل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹوٹل ناکام ہے جی. موجودہ سسٹم میں رہتے ہوئے, چاہے موجودہ حکومت ہے اس نے بھی عوام کو مایوس کیا, پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس کو مایوس کیا, پاکستان کے جو کاروباری حلقے ہیں ان کو مایوس کیا,
और अब तो ये आलम आ गया है कि हमारी एग्रीकल्चर जिस तरीके से बुरी तरीके से मुतासर हुई है, और पाकिस्तान को जो है अब मतलब वो जिसको कहते हैं ना, अपने खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। इसके ऊपर आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो खुदा ना खास्ता कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। और ये जो मगरिब का प्लान है और जो एक इस्तेमारी कुव्वतों का, तागुती कुव्वतों का जो एक ख्वाब है, वो कहीं वो इसको इस अंदाज में शर्मिंदा ताबीर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को इतना मुआशी बदहाल कर दिया जाए कि पाकिस्तान जो है अपनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दे। लेकिन हकीकत यह है कि मौजूदा बहरानों से निकलने के लिए अगर आप इख्तियार करेंगे तो फिर मामलात जो है वो नहीं चलेंगे। आपको इससे हट के मामलात करने पड़ेंगे, तब आप जो है जिसको कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स जो कि आपको जाके तलाश करने पड़ेगा, और दुनिया के सामने आपको अपने पूरे कद काट के साथ खड़ा होना पड़ेगा, पूरी ताकत के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और आपको उन ममालिक के साथ मुआहदात करने पड़ेंगे जो बार्टर ट्रेड आपके साथ करना चाहते हैं, जो आपके साथ दूसरी करेंसियों के अंदर मामलात करना चाहते हैं। अभी हुकूमत ने जो रूस के साथ मामला किया है, ये एक अच्छा इकदाम है कि रूस के साथ जो है आप तीसरे मुल्क के साथ जो है वो करके उनकी करेंसी में जो है वो अपना कारोबार करेंगे। लेकिन क्या इसके लिए आपको अमेरिका बहादुर इजाजत देगा? क्योंकि आपको ये जो नीमे दरू नीमे बरू पॉलिसी है ये नहीं चलेगी। आपको या पूरा जो है वो मगरब के साथ खड़ा होना पड़ेगा, या फिर आपको उनको टोटल रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये जो बैलेंस आप करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद अब दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दुनिया जो है वो यूनिपोलर नहीं रही। इसलिए अब आपको दुनिया के अंदर ताकत के तवाज़ुन के बाद एक नई जो कोल्ड वॉर है, कोल्ड एंड वार्म वॉर, उसके लिए आप अपने आप को मेरे ख्याल में उस अंदाज पे डिप्लोमेटिकली और आप इकोनॉमिकली तैयार नहीं कर पाए। आपको देखना है अपने पड़ोस में, अपने इर्द गिर्द में, आपको सेंट्रल एशिया के अंदर मामलात करने पड़ेंगे। लेकिन जब थोड़ा सा दबाव आता है तो आप सेंट्रल एशिया के साथ, ईरान के साथ, दीगर ममालिक के साथ, रूस के साथ आप जो है वो एकदम किनारा कर जाते हैं और फिर एक दफा मगरिब की लैप में चले जाते हैं विदाउट सेटलिंग डाउन के मगरिब हमें क्या मिलता है। इससे माजी में हमें मौके मिले, जिस तरीके से मिस्र को मौका मिला, उसने जो है अपने कर्जे माफ करा लिए। पाकिस्तान को 9/11 के बाद इतना बड़ा मौका मिला, लेकिन हमने ना तब माफ कराए, और जब अमेरिका यहाँ से जा रहा था ना तब हमने माफ कराए। और आज जब अमेरिका को एक दफा फिर हमारी जरूरत है, हम फिर मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत कमजोर खेल रहे हैं। ठीक, अब्दुल्ला साहब आपका पॉइंट आ गया। मीर साहब क्या कहेंगे आप? बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक हम मगरब और चुंगल में यही होगा। रही ये बात कि रिलीफ देने में ये हुकूमत नाकाम रही है, जो आपने सवाल पूछा है, तो भाई वो रिलीफ देने ही के चक्कर में तो उन्होंने मुल्क की मईशत सत्यानाश कर दिया है। रिलीफ देने के चक्कर में उन्होंने वो बोझ अवाम पे नहीं डाला जो डालना नागुज़ीर हो गया है। मैं ये नहीं करता कि इन्हें क्या करना चाहिए था, वो तो मैं बहुत क्लियर हूँ कि इस वक्त IMF के चुंगल में, या जिसको मैंने वाशिंगटन एक्सिस कहा, उसके चुंगल में फंसे रहेंगे तो आपके लिए मसाइल रहेंगे। देखिए, ये लोग जो चाहते हैं एशियन टाइगर एक ही खत्ते में क्यों पैदा हुए? क्या वहां बहुत अच्छी क्यादतें आ गई थी? और ये जो देखिए मिडल ईस्ट था जिसमें दौलत की फरावानी थी, वहां क्यों सनत और हिरफत तरक्की नहीं की? वो क्यों एक सिर्फ कंज्यूमर सोसाइटी बन के रह गए? फैसले कहीं और होते हैं, भुगते वहां के अवाम हैं। और जो साउथ एशिया है वो एक और चुंगल में फंसा है, जिसमें पाकिस्तान जो है एक स्ट्रेटेजिक अपनी अहमियत के वजह से उसको फायदा जो पहुंचना चाहिए था, उल्टा उसको नुकसान पहुंच रहा है। अफगानिस्तान हमारे गले का फंदा बन गया और आज तक हम उसको भुगते जा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को, इस वक्त तो हमारा मसला ये है, सिंपल ये है कि हम फंसे हुए हैं, और इस फंसने का इलाज वही है जो मगरब हमें सजेस्ट करता है, उसके अलावा कोई हमारे पास इलाज नहीं। दूसरा रास्ता जिसके मैंने पहले किया, हमने खुद बंद किया है, वो खोलना चाहेंगे उसमें वक्त लगेगा, वो खुलेगा और यकीनन खुलेगा। और देखिए, हम तो खुशकिस्मत मुल्क हैं, उस खित्ते में हैं जहां के दूसरी दुनिया की उभरती हुई ताकतें जो हैं वो आपको अपने साथ रखना चाहती है। चीन ये तक कहता रहा है कि जो ताल्लुकात को पूछते थे कि आपके पाकिस्तान से क्या ताल्लुकात है, वो कहते हैं जो अमेरिका के इसराइल के साथ है। हम खौफजदा हैं, खास तौर पर हमारी एस्टेब्लिशमेंट खौफजदा है।
हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी फौज, सबकी ट्रेनिंग जो है मगरब में होती है। इनके बच्चे भी वहां पढ़ते हैं। ये अब्दुल्ला हमीद गुल साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए कि इनके वालिद साहब को आर्मी चीफ क्यों नहीं बनाया गया, वो क्या कहा करते थे। अमेरिका को मंजूर नहीं था। और ऐसी बातें हैं जो इस मुल्क में हैं, लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट उधर हैं, उनका कब्जा है, कंट्रोल इतनी हमारी चीजों पर है, हर चीज पर है, ब्यूरोक्रेसी पर है, फौज पर है, इनके मुफादात वहां मौजूद हैं कि हम किसी और तरफ सोचते नहीं है। और मेरा ख्याल में एक बड़े इनकलाब की जरूरत है, जैसा मिसाल के तौर पर ईरान में आया था कि वो इनकलाब आए, हम शायद किसी और तरफ देखें, और रास्ते बहुत है हमारे लिए। राइट मीर साहब, आपका पॉइंट आ गया। सना, आप क्या समझती हैं, इस वक्त मुल्क शदीद बहरानों का शिकार है, हुकूमत क्या अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है? देखिए समीना, क्योंकि आपके पास भी वक्त कम है, मेरा ख्याल है कि हुकूमत अब तक तो हमें नाकाम ही नजर आती है, लेकिन हुकूमत अपने तौर पर हाथ पैर जरूर मार रही है। और ये आईएमएफ के साथ जो पिछले कई दिनों से एक गेम चल रहा है, और कभी एक के कोर्ट में कभी दूसरे के कोर्ट में बॉल जा रही है, तो मेरा ख्याल है कि कोशिश यही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कि किसी तरीके से आईएमएफ के साथ अग्रीमेंट हो और सितंबर से जो इनकी किस्त ड्यू थी वो इनको मिल सके, क्योंकि नवंबर से लेके अब तक इन्होंने जितना टाइम जाया कर दिया है, उसके बाद मुझे नहीं पता और ना ही मैं इस बारे में कोई गेस कर सकती हूँ कि आया इस हवाले से कोई नतीजा मिलेगा या नहीं। मेरा ख्याल है इस नतीजे को हम मशरूत कर सकते हैं उन तमाम शराइत के साथ जो कि आईएमएफ ने रखी हुई हैं। लेकिन ये जरूर है कि इन माशी चैलेंजेस के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, जिस तरीके से हमने कई दफा बात की है कि किसी इकोनॉमिक इमरजेंसी की बड़ी जरूरत है, ये अलग बात है कि वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट तक नहीं जाए, लेकिन कम से कम पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए तमाम मसाइल से कतई नजर हमें किसी ना किसी तरीके से यकसू होना पड़ेगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी को हमें रिव्यू करने की जरूरत है। और मेरे तमाम बाकी जो पैनलिस्ट थे उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि हमारी इस वक्त ना कोई फॉरेन पॉलिसी की स्टैंडिंग है, ना हमारी कोई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की स्टैंडिंग है, इवन ये कि इदारों के अंदर भी कोई सिस्टमाइज तरीके से फंक्शनिंग की कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर शहबाज शरीफ साहब को मौका मिला है और अगर वो चाहते हैं कि 2023 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून बड़े पैमाने पर कामयाब हो, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि विफाक में भी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आए, तो उनको कम से कम अपने जाने से पहले कुछ पॉलिसीज को वजह करने की जरूरत है, क्योंकि वो एक बड़ा अच्छा माजी रखते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं उनसे ये उम्मीद करती हूँ, तवक्को करती हूँ कि वो जाने से पहले मुल्क के लिए कुछ बेहतर करके जाएं। इससे कतई नजर के नैब से अपने तमाम केसेस खत्म करवाएं, नैब के कवानीन में अमेंडमेंट करके पीडीएम के बाकी जो नुमाइंदे और रहनुमा हैं उनको भी फैसिलिटेट करवाएं। इसके साथ साथ कुछ ऐसा कर जाएं जो कम से कम मुल्क की बेहतरी के लिए हो। तो मेरा ख्याल है कि मौशी चैलेंजेस के लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए और आई थिंक इसके ऊपर गवर्नमेंट काम भी कर रही है। और जैसे हमने कल भी बात की थी कि आइंदा आने वाले चंद रोज में बड़े इंपॉर्टेंट माशी फैसले आप देखेंगे, जिसके बाद आईएमएफ के साथ जो बातचीत है वो यकीनन किसी हातमी मरहले में जा सकेगी। ठीक सना, आपका पॉइंट आ गया। मेरे तमाम मेहमान सजाद मीर साहब, सना मिर्जा साहिबा, जावेद मलिक साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, तमाम मेहमानों के कीमती वक्त, कीमती तजिए का शुक्रिया। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।